हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके हिंदी पेडागोजी में आते हैं। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए हेल्प करेगा, तो ये डाउट मत रखिएगा कि पेपर 1 के लिए हेल्प करेगा या फिर पेपर 2 के लिए हेल्प करेगा। इसको आप लोग लास्ट तक देखिएगा एंड लास्ट में अपना स्कोर भी मेंशन करिएगा कि कितना आपका स्कोर बन पा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग प्रेयर्स के क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि कंटेंट जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। हिंदी पेडागोजी जो है कंटेंट की क्लास सारी कंप्लीट मैंने करवा दी है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। आपको यहीं मेरे चैनल पे क्लासेस मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है टीचिंग से रिलेटेड, एंड आपको क्लासेस भी यहाँ से मिलती हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी वर्ड क्लासेस। तो पहला है क्वेश्चन आज का। इसमें बात जो कही गई है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो है या एक रूप विधान से दूसरे को दी जा रही सूचनाओं के अंतरण में क्या शामिल है। ये जो क्वेश्चन है आपके 2022 ऑनलाइन जो आपके एग्जाम हुए थे वहाँ के हैं, तो काफ़ी अच्छे सेट हैं क्योंकि 2022 में काफ़ी पूछने का तरीका चेंज हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो बात कही जा रही है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या एक रूप विधान से एक रूप विधान से दूसरे को दी जा रही सूचनाओं के अंतरण में क्या शामिल है। तो पहला है सूचना अंतर गतिविधि होगी, या फिर राय अंतर गतिविधि होगी, या फिर तर्क अंतर गतिविधि होगी, या फिर प्राथमिकता अंतर गतिविधि होगी। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है, इसमें आंसर आपका फर्स्ट सही होगा, यानी सूचना अंतर गतिविधि होगी। क्योंकि क्या है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब सूचनाएं दे रहा है और साथ ही साथ रूप विधान से दूसरे व्यक्ति को जब सूचनाएं दी जाएंगी तो उसमें अंतर पाया जाएगा, यानी कि सूचना का अंतर जो हो जाएगा, यानी सूचना अंतर गतिविधि होगा। आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। राय यहाँ पे दी नहीं जा रही क्योंकि क्या है, सूचनाओं के अंतरण में बात कही जा रही है। तर्क अंतर गतिविधि भी नहीं है क्योंकि क्या है यहाँ पे सूचनाएं दी जा रही, तो आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें बात जो कही गई है कि भाषा की कक्षा में आयोजित किए जाने वाले कार्यों की अभिकल्पना करते समय आप क्या मानदंड जो है ध्यान में रखेंगे। यानी कि क्लासरूम में जब आप भाषा का आयोजन कर रहे हैं तो आप कौन कौन से जो है मानदंड उनको आप ध्यान रखेंगे। तो पहला है, कार्य ऐसे हों जो अर्थ, उद्देश्य व बातचीत को समुन्नत करते हैं, या फिर कार्य ऐसे हों जो शिक्षार्थी की आवश्यकता को पूरा करें, या फिर कार्य भाषा अभ्यास के लिए अवसर प्रदान करे, या फिर कार्य स्वयं के प्रति जागरूकता को समुन्नत करे। तो आंसर आप यानी क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसका आंसर आपका थर्ड सही होगा, यानी ABCD, यानी आपके सारे ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। पहला भी सही है क्योंकि कार्य ऐसे हों जो अर्थ, उद्देश्य व बातचीत को समुन्नत करें, यानी कि जिसमें उद्देश्य भी होने चाहिए, साथ ही साथ विनियमन, यानी कि आपस में लोग बातचीत भी कर पाएँ। साथ ही साथ ऐसे हों जो मतलब कार्य ऐसे हों जो शिक्षार्थी की आवश्यकता को पूरी करें, यानी कि ये नहीं कि बच्चा पढ़ता जा रहा है बट उसका रियल लाइफ में उसका कोई प्रयोग नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा भी नहीं करना। अगर बच्चा आप क्लासरूम में ऐसे चीज़ें, ऐसी एक्टिविटी ऐसे पढ़ाएं कि बच्चा अपनी रियल लाइफ में उनका प्रयोग कर पाए। कार्य भाषा जो है अभ्यास के लिए अवसर प्रदान करे, तो थोड़ी बहुत जो है प्रैक्टिस भी बच्चे को आपको करवानी है। कार्य स्वयं के प्रति जागरूकता को समुन्नत करें, यानी कि बच्चे जो हैं खुद के प्रति भी जो अवेयर हों, वो समझे कि हाँ हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। आंसर आपका थर्ड सही होगा, यानी कि आपके सारे ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से मिलान करो, यानी आपको मिलान करने हैं। पहला है वर्गीकरण। तो आपका वर्गीकरण जो है वो कहाँ, मतलब वर्गीकरण का क्या मतलब होगा, एक समान लगे वाले बिंदुओं को एक समूह में रखना। यानी कि अगर आप वर्गीकरण कर रहे हो तो एक समान जो लगने वाले बिंदु हैं उनको आप एक समूह में कर दोगे। ठीक है, यानी कि मान के चलिए अगर ऐसे बने हुए तो आप उनको क्या एक समूह में डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, अगला है अनुमान। तो अनुमान लगाना आपका होगा प्रतिरूप को जो है नियमितता को देखना। तो आंसर आपका जो है ए का बी हो जाएगा। अवधारणा मानचित्र जो है इसमें आपका यानी सी का आपका सेकंड होगा। पाठ्य सामग्री के मुख्य विचार को मानचित्र के रूप में प्रदर्शित करना, तभी जाके यानी मानचित्र के माध्यम से आप जो मुख्य स्थान है, जो विचार है, उनको आप प्रदर्शित करोगे, यानी मैप के माध्यम से आपको पता चलता है कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। नोट बनाना। तो नोट बनाना जो होगा आपका होगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि
पाठ्य सामग्री में दी गई मुख्य सूचनाओं को अपने शब्दों में लिखना। तो नोट के माध्यम से ही आप जो आपको पाठ्य सामग्री से सूचनाएं जो प्राप्त हैं, जो आपको नॉलेज मिला है, उसको आप अपने शब्दों में नोट डाउन करोगे। तो आंसर यानी फर्स्ट का आपका जो है 4 सही होगा। तो आंसर आपका फर्स्ट का यानी कि आपका फर्स्ट का 4 यानी कि आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका 4 ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। यानी कि वर्गीकरण आप कर रहे हो तो एक समान वाले जो समूह हैं, बिंदु हैं, उनको आप एक समूह में करोगे, तभी जाके वर्गीकरण हो पाएगा। अनुमान यानी प्रतिरूप को जो है नियमितता को देखना। अवधारणा जो है मानचित्र यानी कि मानचित्र मुख्य विचार को मानचित्र में प्रदर्शित कर रहे हो। नोट बनाना यानी कि पाठ्य सामग्री से जो सूचनाएं आपको प्राप्त हुई अपने शब्दों में आप नोट डाउन कर पा रहे हो। तो आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें बात कही गई है कि कक्षा में अध्यापक और बच्चे जो है चॉम्स्की के सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं, यानी नॉम चॉम्स्की जो है उनके सिद्धांत पर क्लासरूम में क्या है चर्चाएं हो रही हैं। एक विद्यार्थी इस सिद्धांत के चुनौतीपूर्ण पहलुओं और निहितार्थों पर अपने विचार साझा कर रहा है। यहाँ पर जो है समूची कक्षा किस प्रकार की श्रवण में व्यस्त है, यानी कि क्लासरूम में जो डिस्कशन हो रहा है तो क्लासरूम में कौन सा कौशल यानी कौन सा श्रवण जो है व्यस्त है। तो पहला है तदनुभूत श्रवण है, या फिर विषय वस्तु श्रवण है, या फिर विश्लेषणात्मक श्रवण है, या फिर सराहना बोध जो है श्रवण है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 जो है इसमें थर्ड ऑप्शन हो गया, यानी कि विश्लेषणात्मक श्रवण हो रहा है, क्योंकि नॉम चॉम्स्की जो है वो टॉपिक बने हुए हैं, उसके बारे में क्लासरूम में डिस्कशन हो रहा है, यानी बच्चे जो हैं टीचर बच्चों से आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा विश्लेषणात्मक यानी नॉम चॉम्स्की के बारे में तर्क वितर्क किया जाएगा, उनकी थ्योरी के बारे में डिस्कस किया जाएगा, उनका क्या बेनिफिट है, क्या इसका नुकसान रहा, कैसे मतलब थ्योरी में क्या क्या मेन पॉइंट है, तो उसके बारे में बच्चे जो है तर्क वितर्क करेंगे, क्लासरूम में चर्चाएं कर रहे हैं, उसके बाद अपने विचार जो है वो साझा भी कर पा रहे हैं एक दूसरे से, यानी अनुभव भी जो है अपने एक दूसरे में ट्रांसफर कर पा रहे हैं, एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। तो आंसर आपका जो है थर्ड सही होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें बात कही गई है कि निम्नलिखित जो है कथन पढ़ें, यानी कि व्याख्यात्मक लेखन पाठकों को अवधारणाओं और विचारों से परिचित एवं परिभाषित करवाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि पैसेज भी आपको यहाँ पे सॉल्व करने यानी पैसेज की भी क्लासेस आपको यहाँ पे मिले, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं पैसेज भी आप लोगों की प्रैक्टिस करवा दूंगी, क्योंकि पैसेज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 15 जो नंबर होते हैं फ्री के आपको मिल रहे होते हैं, लैंग्वेज 1 में भी लैंग्वेज 2 में, यानी आप मान के चल सकते हैं कि 30 नंबर आपको फोकट के मिल जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि पैसेज की भी क्लासेस आपको मिले, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं पैसेज की भी क्लासेस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। जैसे मैंने सीटेट के दौरान जैसे भी मैंने मतलब पैसेज सॉल्व किए थे एग्ज़ाम हॉल में भी, जिसमें से मेरे 15 और 15 आए हुए हैं, तो आपके भी आएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको पैसेज की क्लासेस मिले तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं पैसेज की भी क्लासेस आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो इसमें बात जो कही जा रही है कि व्याख्यात्मक लेखन पाठकों को अवधारणाओं और विचारों से परिचित एवं परिभाषित करवाता है। बी जो है वर्णनात्मक लेखन आमतौर पर पाठकों को राजी करवाने के लिए व्यावसायिक कामकाजी लोगों द्वारा काम में लाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें आपका आंसर होगा 4, यानी कि क्या है दोनों आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि व्याख्यात्मक लेखन जो होता है पाठकों को अवधारणा और विचारों से परिचित नहीं करवा रहा होता, यानी परिचित एवं परिभाषित करवाता है, यानी कि ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि व्याख्यात्मक लेखन जो होता है यानी कि आपको पता चला किसी के बारे में, कोई टॉपिक है, कोई आपका जो भी आप किसी टॉपिक के बारे में आपका जो अनुभव हुआ, जो भी आपका तर्क वितर्क रहा, आप उस पर डिस्कस करोगे, अब उसको एक्सप्लेन करोगे अपने शब्दों में। ठीक है, उसमें अपनी भी राय लोगे, अपना भी अनुभव, कुछ अपने विचार उसमें इंक्लूड करोगे, ना कि परिभाषित आप करवा दोगे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। वर्णनात्मक लेखन आमतौर पर पाठकों को राजी करवाने के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि वर्णनात्मक अगर आपको किसी घटना के बारे में पता चला, कोई अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो उसको आप अपने शब्दों में वर्णन कर रहे हो, अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर रहे हो। तो आंसर आपका यानी 4 होगा, यानी दोनों ऑप्शन आपके क्या हैं गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें बात जो कही गई है भाषा की कक्षा में एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक पाठ्य सामग्री जो है देती है और कहती है कि जल्दी से इसमें से मुख्य सूचना विचार ढूंढो और एक दूसरे के साथ साझा करो। विद्यार्थी किस प्रकार का पठन कर रहे हैं। तो बात जो इसमें की जा रही कि टीचर एक पाठ्य सामग्री बच्चे को दे रही है
और कहती है कि जल्दी से इसमें मुख्य विचार जो है उनको आप ढूंढो, यानी मेन पॉइंट क्या है इसमें से वो आप ढूंढो और फिर एक दूसरे के साथ साझा करो। तो जो विद्यार्थी हैं वो किस प्रकार का पठन करेंगे, तो पहला है सरसरी तौर पर पठन होगा, या फिर बारीकी से पठन होगा, या फिर आपका गहन तीव्र पठन होगा, या फिर विस्तृत पठन होगा। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें बात जो कही जा रही है जल्दी से, यानी कि जल्दी से मुख्य बिंदु को आप ढूंढो। तो सरसरी तौर पर पठन होगा, यानी कि बच्चे क्या है मेन मेन जो पॉइंट है सरसरी तौर पर आप जो बच्चे देख लेंगे। जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन दी होती है वो आप देख लेते हो अच्छे से सरसरी तौर पर, आपको समझ में आ जाता है कि इसके अंतर्गत डिटेल में थोड़ा बहुत क्या लिखा होगा, थोड़ा बहुत गेस हो जाती है जब आप जो है हेडलाइंस पढ़ते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है सरसरी तौर पर आपका पठन होगा, यानी बच्चे जो है सरसरी तौर पर पठन कर रहे हैं। बारीकी से पठन के लिए क्या होगा, किसी मेन विशिष्ट ज्ञान के लिए, आपको विशिष्ट पॉइंट के लिए आपको अगर मतलब पढ़ना है तो आप बारीकी से पठन करोगे, तभी जाके उसके सारे पक्षों को आप समझ पाओगे। ठीक है, तो आंसर आपका क्या है, फर्स्ट सही हो जाएगा। गहन तीव्र पठन होगा, यानी सारे बच्चे इंक्लूड हैं और बारीकी से पठन कर रहे हैं, तो गहन तीव्र पठन भी आपका हो सकता था, बट यहाँ पे सरसरी तौर पे होगा क्योंकि जल्दी से मुख्य बिंदु को ढूंढना था। तो आंसर आपका फर्स्ट सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें बात जो कही गई है कि द्वितीय भाषा के शिक्षण अधिगम के दौरान भाषा अध्यापक को किसका प्रावधान करना चाहिए। तो पहला आपका बोधगम्य निवेश, या फिर ड्रिल, या फिर अच्छे संकेत, या फिर तनाव मुक्त परिवेश। तो इसमें आपका आंसर जो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड होगा, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, ए, सी और डी। यानी ए भी सही है और आपका सी भी सही है और आपका डी भी सही है। ड्रिल आपका यानी ड्रिल प्रैक्टिस आप नहीं करवाएंगे, क्योंकि द्वितीय भाषा के शिक्षण अधिगम के दौरान अध्यापक को किसका प्रावधान करना चाहिए, तो बोधगम्य निवेश भी होना चाहिए। आपका अच्छे संकेत, यानी अगर आप बच्चे को कहीं पे दिक्कत हो रही है तो आप उसकी मदद कर रहे हो, थोड़े बहुत संकेत दे रहे हो, उसको गाइड कर रहे हो। तनाव मुक्त परिवेश भी होना चाहिए, यानी बच्चे पे प्रेशर ना रहे कि हाय मैं तो दूसरी लैंग्वेज सीख रहा हूँ, या बच्चे की मदर टंग इंग्लिश मतलब हिंदी है वो इंग्लिश सीख रहा है, तो उस पर ये प्रेशर ना रहे कि हाँ मुझे इंग्लिश सीखनी है। क्योंकि अगर बच्चे में तनाव है तो वो नहीं सीख पाएगा। अगर उसको ये लग रहा है कि हाँ मैं दूसरी लैंग्वेज सीख रहा हूँ, तो उसमें अगर तनाव आएगा तो वो नहीं सीख पाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा उसके अंदर भय होगा। तो तनाव मुक्त भी परिवेश आपको रखना है, यानी बच्चा चिल करके इंटरेस्ट लेके जो है पठन कर पाए। आंसर आपका क्या है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें बात जो कही गई, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, यानी कि जो निम्नलिखित कथन है यानी ए और बी, उसको पढ़ करके सही आंसर देना है। पोर्टफोलियो विद्यार्थी के कार्यों का उद्देश्य पूर्ण संग्रह है। अगला है कि पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अपनी खूबियों और कमजोरियों का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पोर्टफोलियो जो है विद्यार्थियों के कार्यों का पूर्ण संग्रह है। क्योंकि पूर्ण संग्रह है इस वजह से क्या जो पोर्टफोलियो होती है ये साल का पूरा है, यानी बच्चा पूरे साल में कैसी एक्टिविटी की है पूरी एक्टिविटी जो है पोर्टफोलियो में नोट डाउन की जाती है टीचर के द्वारा। ठीक है, यानी बच्चे ने पूरे साल में क्या किया, कितना उसका ग्रो हुआ, बच्चे ने कहाँ पे दिक्कत की, बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम हुई, बच्चे को कहाँ पे समस्याएं आई, बच्चे ने कहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया, तो ये सारा जो है नोट डाउन हो रहा होता पोर्टफोलियो में टीचर के द्वारा। तो सारा संग्रह होता है, बिल्कुल सही बात है। बी जो है पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अपनी खूबियों और कमजोरियों, देखो पोर्टफोलियो जो होती है, देखिए जो पोर्टफोलियो होती है उसमें क्या है कि उसमें खूबियाँ भी लिखी होती हैं, यानी बच्चे की जो अच्छी बातें हैं वो भी लिखी होती हैं, साथ ही साथ कमजोरियाँ भी उसमें लिखी होती है। ये नहीं कि बच्चे के अच्छे अच्छे ही पॉइंट ऑफ व्यू लिखे होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, उसमें कमियां और खूबियां दोनों जो है नोट डाउन होती हैं। तो ये मूल्यांकन के लिए प्रोत्साहित कर रही होती हैं, क्योंकि जो पोर्टफोलियो होता है लास्ट के सत्र में, अगर पोर्टफोलियो आप किसी भी बच्चे का देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चा किस प्रकार का है, यानी बच्चे की लर्निंग कितनी है, बच्चा कितना ग्रो कर पा रहा है, बच्चे को कहाँ पे दिक्कत हुई, बच्चे की कौन सी सब्जेक्ट वीक है, बच्चे को कहाँ पे समस्या है, यानी कि आपको सारा जो है डिटेल बच्चे के बारे में पता चल जाता है सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो के माध्यम से। तो आंसर आपका फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। तो आंसर आपका इसमें होगा थर्ड, यानी कि ए और बी दोनों क्या है सही हो जाएंगे। आंसर आपका 4 सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें बात कही गई है कि असामान्य यानी भिन्न की पहचान करें, यानी इसमें कौन सा जो है भिन्न है। पहला है पोर्टफोलियो विद्यार्थियों के कार्यों के बारे में ठोस उदाहरण अभिभावकों को संप्रेषित करने का जो है प्रभावशाली साधन है। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमको देखना है भिन्न, यानी कि कौन सा जो है भिन्न है।
पोर्टफोलियो शिक्षार्थियों का आकलन करने के लिए अध्यापकों की क्षमता जो है वृद्धि करता है, या फिर पोर्टफोलियो विद्यार्थी केंद्रित जो है आकलन की व्यवस्था है, या फिर पोर्टफोलियो अध्यापक और विद्यार्थियों को चिंतन जो है विमर्श करने के अवसर देता है। तो भिन्न कौन सा है आपका सेकंड, क्योंकि अध्यापक की क्षमता की वृद्धि नहीं कर रहा होता जो पोर्टफोलियो होता है, क्योंकि पोर्टफोलियो में क्या है, सब कुछ जो है ए टू जेड बच्चे के बारे में नोट डाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह दिया गया कि अध्यापक की जो क्षमता है उसकी वृद्धि हो रही है, तो अध्यापक की यहाँ पे क्षमता की कोई वृद्धि नहीं होती, कोई अध्यापक के बारे में पोर्टफोलियो में नहीं लिखा होता है। यही आपका भिन्न है, आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही था, क्योंकि बाकी आपके सेम है, पोर्टफोलियो के बारे में दिए गए, बट यही आपका गलत होगा क्योंकि अध्यापक की क्षमता इसमें नहीं डेवलप हो रही होती। अध्यापक क्या है, पूरे सत्र में बच्चे ने क्या एक्टिविटी की है, बच्चे ने कितना ग्रो किया है, बच्चे ने कहाँ पे दिक्कत क्रिएट की है, बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, तो ये सारा नोट डाउन करता है टीचर। लेकिन टीचर की क्षमताओं को उसमें कहीं पर भी नोट डाउन नहीं किया जा रहा होता है। पहला जो है ठोस उदाहरण, तो बिल्कुल सही बात। अगर आप पोर्टफोलियो देख लेते हैं तो आपको पूरी एक्टिविटी समझ में आ जाती है कि बच्चे ने पूरे सत्र के दौरान किस तरह से एक्टिविटी की, कितनी उसकी लर्निंग बेहतर हुई, कितना बच्चे का ग्रो हुआ। ठीक है, तो अभिभावक को भी हेल्प मिलती है, साथ ही साथ टीचर को भी मदद मिल रही होती है। पोर्टफोलियो जो है विद्यार्थी केंद्रित, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पोर्टफोलियो में सारा जो है विद्यार्थी के बारे में ही नोट डाउन होता है, और इससे क्या है, बच्चे का आकलन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, टीचर को भी मदद मिलेगी, अभिभावक को भी मदद मिलती है, उसको अभिभावक को यानी पेरेंट्स को भी पता चलता है कि हाँ मेरे बच्चे का कितना ग्रो हो पाया है, कितना ग्रो नहीं हो पाया है। पोर्टफोलियो जो है अध्यापक और विद्यार्थी दोनों को चिंतन विमर्श करने का अवसर भी देता है, क्योंकि पोर्टफोलियो के माध्यम से बच्चा भी समझ जाता है कि हाँ पूरे साल के दौरान मैंने क्या क्या गलतियाँ की, क्योंकि जो एक्टिविटी हो रही होती, जब लर्निंग हो रही होती तो बच्चा नहीं समझ सकता, मतलब कोई भी नहीं समझ पाता कि हाँ मेरे में ये गलती है। लेकिन जब उसको नोट डाउन करके बाद में जब बच्चे के सामने प्रेजेंट किया जाता है तो वो समझ जाता है कि हाँ कहाँ पे मेरे से दिक्कत हुई, कहाँ पे हमको कैसे करना था, जो ये इम्प्रूवमेंट हो सकता था। तो बच्चा और टीचर दोनों को विचार विमर्श करने का अवसर भी मिल पाता है। आंसर आपका सेकंड होगा, क्योंकि यही जो है भिन्न है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें बात कही गई है कि अध्यापक विद्यार्थियों के लिए अधिगम कार्यों को योजना बना रहे हैं, अधिगम कार्यों की योजना बना रहे हैं, वे कार्य कैसे होंगे। तो पहला है, करने में सरल होंगे, या फिर जटिल प्रकृति के होंगे, या फिर शिक्षार्थियों के स्तर अनुसार होंगे, या फिर शिक्षार्थियों के स्तर से थोड़ा सा ऊपर होंगे। तो बात कही जा रही है कि विद्यार्थियों के लिए अधिगम कार्यों की योजना बना रहे हैं, यानी कि टीचर जो है विद्यार्थी की लर्निंग कैसे हो, बच्चे को मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, बच्चा इंटरेस्ट लेके सीखे। तो ये जो है एक्टिविटी के दौरान कौन सा इसमें ऑप्शन जो है ऐड किया जाएगा, यानी ये कार्य कैसे होने चाहिए। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है 4 ऑप्शन होगा, यानी शिक्षार्थियों के स्तर से थोड़ा सा ऊपर होने चाहिए। अगर क्योंकि बच्चा थोड़ा सा हाई लेवल का सीखेगा, थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा, तो क्या है वो इजी इजी काम कर पाएगा, इजी टॉक्स जो है वो आराम से कर लेगा। मान के चलिए बच्चा 1 में है और आप उसको ए बी सी डी पढ़ाते जा रहे हो, 1 2 ही पढ़ाते जा रहे हो, तो बच्चा जो है अपना ग्रो नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा हमको हाई लेवल का पढ़ाना होगा, थोड़ा सा इंक्लूड करना होगा, जिससे क्या है बच्चे चीज़ों को कनेक्ट कर पाए। जब हम कठिन कार्य कर लेंगे तो हम इजी जो है काम कर पाएंगे। आंसर आपका क्या है, 4 ऑप्शन से होगा। जैसे कि सीटेट की प्रिपरेशन के दौरान अगर आप मतलब टफ क्वेश्चन अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो आप इजी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि क्या है टफ क्वेश्चन करने से आपका माइंड इतना डेवलप हो चुका होता है कि आप इजी जो है क्वेश्चन उससे रिलेटेड आप मतलब आराम से सॉल्व कर पाओगे। आंसर आपका 4 सही होगा, यानी करने में सरल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर सरल होंगे तो बच्चा कुछ उससे सीख नहीं पाएगा। ठीक है, जटिल प्राकृत के हो, जटिल भी बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि बच्चे के मतलब आउट ऑफ माइंड ही निकल जाए। शिक्षार्थियों के इस तरह अनुसार होने चाहिए, तो ये हो सकता था क्वेश्चन में भी, बट जो ऑफिशियल आंसर की में दिया गया वो आपका 4 ऑप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें बात कही जा रही है कि एक अध्यापक बच्चों को प्रत्येक महीने में जो है निबंध लिखने और आकलन हेतु जमा करने के लिए कहती है। यह अध्यापक का क्या उद्देश्य है, यानी कि एक अध्यापक जो है बच्चे से कहती है प्रत्येक महीने में कि वो निबंध लिखे और आकलन करे और साथ में जमा करे। तो ये जो है टीचर जो एक्टिविटी करवा रही है बच्चे से, उसका क्या उद्देश्य है। पहला है, विद्यार्थियों की जो है एष्ठा या तेष्ठा प्रगति का आकलन है, या फिर विद्यार्थियों के भिन्न भिन्न प्रकार के लेखन का संग्रह है,
या फिर विद्यार्थियों को ग्रेड देना है, या फिर पुरस्कार हेतु सर्वोत्तम लेखन का चयन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी विद्यार्थियों की यथेष्ट प्रगति का आकलन है, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या बच्चे का आकलन हो पाएगा। बच्चा जब निबंध लिखेगा तो कुछ उसमें अपने अनुभव ऐड करेगा, कुछ अपने विचार उसमें ऐड करेगा, बच्चा तर्क वितर्क करेगा, तो बच्चे का आकलन हो पाएगा। आंसर आपका क्या है, फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें बात कही गई है कि तमिल भाषी युवक को जो है कनाडा में नौकरी मिलती है, यानी तमिल लैंग्वेज एक व्यक्ति को आ रही है, पर उसको जॉब कहाँ है, कनाडा में मिल गई। वह वहाँ एक ऐसे स्थान में रहने लगता है जहाँ के अधिकांश लोग जो है पंजाबी बोलते हैं। कुछ ही दिनों में वह युवक भी पंजाबी में बातचीत करने लगता है, जबकि यह भाषा उसके लिए बिल्कुल नई थी। पंजाबी भाषा में बातचीत करने करने की भाषा क्या कहलाएगी, यानी कि भाषा अर्जन कहलाएगी या फिर भाषा अधिगम कहलाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है आपका भाषा अधिगम और अर्जन से दिया गया है। देखिए क्वेश्चन आप खुद ही देख सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन चाहते तो एक लाइन में भी बना सकते थे, लेकिन इनको क्या है, क्वेश्चन को हाई लेवल का बनाना है, क्वेश्चन को घुमाना है, तो इस वजह से कितना घुमा दिया गया आप खुद ही समझ सकते हैं। आंसर इसका जो जिसको अभी कंटेंट कंप्लीट है, तो चाहे चाहे जितना भी एग्जामिनर घुमाए बच्चा कर लेगा, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपका कंटेंट नहीं मजबूत है, आपको ये नहीं पता कि लर्निंग क्या होती है, अर्जन क्या होता है, यानी अधिगम क्या होता है, तो आपको कन्फ्यूजन होगी, आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो इस वजह से पहले कंटेंट कंप्लीट करिए, उसके बाद प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए। सीटेड इतना हाई नहीं है, इतना मतलब जितना टफ बोला जाता है उतना टफ है नहीं, क्योंकि सीटेड अगर आप सही डायरेक्शन में आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2 महीने या 1 महीने भी आप सीटेड क्वालिफाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होती है। करना क्या होता है, पहले आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी होती है, फिर आपको प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेनी होती है, इनफ, बस आपका सीटेड क्वालिफाई हो जाता है। तो इसमें जो मतलब व्यक्ति जो हैं उनको क्या है, कनाडा में उनकी नौकरी लग जाती है, तो जिस स्थान पे वो रह रहे होते हैं वहाँ के लोग पंजाबी बोल रहे हैं, तो वो वहीं पे जा करके अपना रहने लगते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, लोगों से जब कनेक्ट होते हैं, लोगों से बातचीत करने लगते हैं, तो वो वहाँ की पंजाबी जो लैंग्वेज थी वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो पंजाबी उन्होंने सीखी है, पंजाबी भाषा में जो बातचीत वो कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगी, कौन सी भाषा कहलाएगी, भाषा अधिगम होगा, या फिर भाषा अर्जन होगा, या फिर भाषा जो है निम्नजन होगा, या फिर भाषा प्रशिक्षण होगा। तो आंसर आपका सिंपल सी बात है, 12 का 2 होगा, यानी भाषा अर्जन हो जाएगा। क्योंकि क्या हुआ, उसके लिए उन्होंने कोई कोचिंग नहीं की, ना कोई ट्यूशन लिया लोगों से, ना कोई बुक खरीदी, उन्होंने सिर्फ वहाँ पे जा कर के रहने लगे, धीरे धीरे लोगों से बात करना स्टार्ट की, धीरे धीरे करके वहाँ के तौर तरीके, बातचीत करने का तरीका धीरे धीरे उन्होंने क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। तो जहाँ भी आप लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे हो, तो जहाँ भी रह करके, मान लीजिए आप भारत में हो, आप इंग्लैंड पहुंच गए, तो आप इंग्लैंड में जो इंग्लैंड की लैंग्वेज है अगर आपने एक्वायर कर ली, अगर आपको बोलनी आ गई, वहाँ की आपकी लैंग्वेज आपने सीख लिया, तो वो क्या हो जाएगा, अर्जन हो जाएगा। लेकिन आप इंडिया में रहते हुए अगर आप इंग्लैंड की लैंग्वेज सीख रहे हो, तो वो अधिगम होगा, क्योंकि उसके लिए आप कोई ऑनलाइन क्लासेस लोगे, उसके लिए कोई बुक लोगे, उसके लिए कोई टीचर होगा, उसके लिए कोई मतलब कोई अगर रिसोर्स के माध्यम से अगर आप सीख रहे हो, उसके लिए आपको टाइम भी चाहिए होगा, उसके लिए आप प्रैक्टिस करोगे, तो वो आपका अर्जन मतलब वो आपका अधिगम हो जाता है। क्योंकि जो भी लैंग्वेज हम औपचारिक रूप से सीख रहे होते हैं वो हमारा अधिगम के अंतर्गत चला जाता है, लेकिन जो हम इन्वायरमेंट से नॉर्मल तरीके से एक्वायर कर रहे होते हैं वो हमारा अर्जन हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपका आंसर क्या है, सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि क्या किया उन्होंने, सिर्फ वहां पर जा करके रहने लगे, धीरे धीरे उन्होंने सीख लिया, क्योंकि लोगों से इंटरेक्ट हुए, बातचीत की, धीरे धीरे उन्होंने एक्वायर कर लिया। आंसर आपका फर्स्ट, यानी आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 13 पे। 13 जो है इसमें बात कही गई है कि भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला है, शिक्षार्थियों की गलतियों को सबके सामने जो है रेखांकित करना चाहिए, या फिर सीखने के मानक तरीके जो है बताने चाहिए, या फिर संप्रेषण हेतु उपयुक्त जो है स्थितियाँ सृजित करनी चाहिए, या फिर संप्रेषण के मानक उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें आपका आंसर होगा थर्ड, यानी कि संप्रेषण हेतु उपयुक्त जो है स्थितियां सृजित करनी चाहिए। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षार्थियों के निष्पादन में सुधार करना है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, जो संप्रेषण हेतु उपयुक्त स्थितियां हैं, परिस्थिति रही है, उसको आप सृजित करेंगे, उसके बारे में आप सोचेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, उसमें आप सुधार लाएंगे। आंसर आपका
थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बात कही गई है कक्षा प्रस्तुतिकरण के समय शिक्षार्थियों का मुख्य रूप से ध्यान किस पर होना चाहिए, यानी कि कक्षा प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं जब बच्चे, तो सब मतलब इम्पोर्टेंट क्या है कि उनका ध्यान जो है किस पर होना चाहिए। अर्थ निर्माण पर होना चाहिए, या फिर तथ्यों के क्षेत्र विस्तार पर होना चाहिए, या फिर अपभाषा और शब्दजाल पर होना चाहिए, या फिर प्रस्तुतिकरण को पूरा करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, आंसर आपका फर्स्ट सही होगा, यानी अर्थ निर्माण, यानी बच्चा क्या पढ़ रहा है, बच्चा क्या एक्सप्लेन कर रहा है, बच्चा क्या सीख रहा है, वो समझ पाए। ये नहीं कि बच्चा सीखता जा, बच्चा टीचर आया क्लासरूम में लेक्चर दे के चला गया, बच्चा कुछ समझ ही नहीं पाया कि साइंस की क्लास चल रही थी कि मैथ की क्लास चल रही थी। ठीक है, तो बच्चे को क्या अर्थ निर्माण, यानी बच्चा जो है रियल लाइफ से प्रयोग कर पाए, वो जो लर्निंग हो रही मीनिंगफुल हो पाए, बच्चा समझ पाए कि हाँ हम क्या सीख रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसको हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बच्चा जब सीखेगा तो कुछ उसका अपना अनुभव बनेगा। तो इसमें क्या है, लर्निंग जो है आपकी होनी चाहिए, उसमें मुख्य जो है मुख्य रूप से ध्यान किस पर देना चाहिए, आपका अर्थ निर्माण पर होना चाहिए, क्योंकि बच्चा अर्थ निकाल पाए, बच्चा समझ पाए, मीनिंगफुल लर्निंग हो पाए। आंसर आपका क्या है, फर्स्ट से होगा। तथ्यों के क्षेत्र विस्तार से नहीं होगा, शब्द जाल से भी नहीं होना चाहिए। प्रस्तुतिकरण को पूरा करना, यानी कि टारगेट ये ना हो कि प्रस्तुतिकरण क्या है बस पूरी हो जाए, नहीं, बच्चा समझ पाए कि एटलीस्ट क्या एक्टिविटी हो रही है। आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। पहला है सामाजिक सांस्कृतिक, तो पहला जो है सामाजिक सांस्कृतिक, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन होगा, यानी कि भाषा संप्रेषणात्मक गतिविधि है जिसमें सामाजिक संदर्भ और प्रथाएं केंद्र में हैं। तो बिल्कुल सही बात है, आंसर आपका सेकंड होगा, क्योंकि अगर सामाजिक सांस्कृतिक यानी कि समाज में क्या कल्चर है, कौन से आप इन्वायरमेंट से हो, तो वहाँ के क्या संदर्भ यानी क्या प्रथाएं हैं, क्या रीति रिवाज हैं, आप उनके बारे में संप्रेषणात्मक गतिविधि यानी आप उसके बारे में डिस्कशन करोगे। आंसर आपका फर्स्ट का सेकंड होगा। अंतःक्रियात्मक जो है, इसमें आपका जो होने वाला है 4, यानी कि भाषा अंतःवैयक्तिक संबंधों को अनुभूत करने का साधन है, आपका 4 हो जाएगा। विधाएं जो हैं, इसमें यानी सी का जो है आपका फर्स्ट होगा, यानी कि भाषा विभिन्न उद्देश्यों के लिए विशिष्ट नियमों और पाठ्य सामग्रियों के विमर्श द्वारा जो है शासित होती हैं। अगला है संज्ञानात्मक का आपका थर्ड होगा, यानी भाषा अमूर्त ज्ञान का अर्जन है और इसमें मस्तिष्क के गुण शामिल होते हैं, क्योंकि संज्ञानात्मक यानी दिमाग से रिलेटेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि जो भी प्रोसेस आप दिमाग से करते हो वो आपका संज्ञान के अंतर्गत चला जाता है। तर्क वितर्क करना, जो आपका इमेजिन करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, जो आपका होता है ये आपका सब दिमाग से ही हो रहा होता है। तो इसमें आपका क्या है, जो मस्तिष्क के गुण शामिल होते हैं, तो यानी कि संज्ञानात्मक आपका हो जाएगा। आंसर यानी कि फर्स्ट का आपका सेकंड होगा, यानी फर्स्ट का आपका सेकंड दो जगह पे, यानी कि आपका फर्स्ट गलत है और आपका थर्ड गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड पे चलते हैं। बी जो है, बी का क्या है आपका, बी का 4 है, तो बी का 4 इसमें भी है और आपका इसमें भी है, इससे भी नहीं होगा। सी में जो फर्स्ट दिया गया है, यानी सी का ये आपका 4 ऑप्शन होगा, यानी सी में यहाँ पे थर्ड दिया गया है बट यहाँ पे 4 है। आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले पहला ऑप्शन देखिए, अगर पहला ऑप्शन अगर आपको आ रहा है और आपने टिक कर लिया है तो सब उसके बाद आप और मैच मत करिए, सीधे ऑप्शन पे आइए। अगर आप पहले का जो भी आपने टिक किया, जैसे कि पहले का इसमें सेकंड था, अगर ऑप्शन में पहले का सेकंड इसमें दिया था, अगर ये ना होता तो आपको पहले से ही आंसर मिल जाता, आप टिक करके आगे बढ़ सकते थे। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप पूरे मैच करने के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि इसमें टाइम जाएगा। पहला मैच करिए, अगर पहले से क्वेश्चन निकल पा रहा आंसर निकल पा रहा है तो अच्छी बात है, आप निकाल लें। अगर नहीं निकल पाया तो सेकंड ऑप्शन पे जाएं, अगर सेकंड से भी नहीं निकला तो आप थर्ड पे जाएं। ऐसे करिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर आप पूरे मैच करेंगे फिर इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा सही है, तो वहाँ पे टाइम लगेगा, दिक्कत होगी। आप पहला मैच करिए, फिर ऑप्शन पे आइए, अगर ऑप्शन में मिल गया तो आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी ऑप्शन होते हैं कि आपको एक से ही मिल जाता है आंसर कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, 4 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। 50 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, ये पैडागोजी के क्वेश्चन थे। आई होप आपको हेल्प मिलेगी। कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा कि 15 ऑफ आपके कितने सही हुए हैं। ये क्लास 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, क्योंकि अब जो है आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है।
जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं उसके आपको क्या करें, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। और प्रीवियस के क्वेश्चन से क्या है, आपको एनालिसिस भी करना है कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कहाँ पे दिक्कत हुई, कौन सा क्वेश्चन भी गलत हो पा रहा है। तो कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा, इससे क्या होगा, आपका एनालिसिस हो जाएगा यहीं पे 2 मिनट में कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कौन से टॉपिक से दिक्कत हुई हमको। तो इसलिए कमेंट में अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सोशल साइंस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो 5 बजे की जो क्लास होती है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम लोग एसएसटी डिस्कस करते हैं, चैप्टर वाइज भी क्लासेस चलती हैं एंड प्रीवियस के क्वेश्चन भी चल रहे हैं। तो आप लोग 5 बजे की क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू।